हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल थिंक डिफरेंट विद रवि में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं एशियंट हिस्ट्री की, उसके बाद ज्योग्राफी, साइंस, इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की एक सीरीज पड़ेगी। तो अभी तक हम लोग लूसेंट हिस्ट्री की जो एशियंट हिस्ट्री थी उसमें हम लोग 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। तो देखिए, वैदिक काल का विभाजन दो भागों, पहला ऋग्वैदिक और दूसरा जो है आपका उत्तर वैदिक। तो एक ऋग्वैदिक आपका बोल रहा है और दूसरा उत्तर वैदिक आपका। और उत्तर वैदिक आपका जो है, आप ध्यान देखिए, 1000 से लगभग 600 ईस्वी पूर्व के बीच में है। और आपका उत्तर वैदिक आपका जो है 1500 से 1000 ईसा तक जो है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले बिंदु की, जहाँ पर आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में से बसे। तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि जो आर्य हैं वो सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के भाग में बसे। अच्छा, मैक्स मूलर ने जो है आर्यों का मूल स्थान सेंट्रल एशिया अर्थात मध्य एशिया को माना है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई गई है। तो ये बात हम लोगों को समझनी है। उसके बाद यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और इनकी भाषा संस्कृत थी। अगले बिंदु में देखिए, नोट पे हमसे क्या बोल रहा है कि आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। तो जो शब्द आर्य है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और ये एक भाषा समूह को ही इंगित करता है। अगले बिंदु की बात करते हैं। तो अगला बिंदु हमारे सामने है कि आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। आरोही क्रम का मतलब है कि छोटे से बड़े, अर्थात सबसे छोटा जो इनका प्रशासनिक इकाई होती थी वो कुल होती थी। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन और जन के बाद राष्ट्र। तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, तो ये उनके 5 प्रशासनिक इकाई थे। कुल कुल से मिलकर बनता था ग्राम, ग्राम से विश्व बनते थे, विश्व से जन और जन से राष्ट्र बनता था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, तो कुल, और सबसे बड़ी राष्ट्र। अर्थात अब ग्राम के मुखिया को ग्रामणी बोलते थे, विश्व के प्रधान को विश्वपति और जन के राजन बोलते थे। तो ये आपको याद ध्यान देना है। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था और विश्व का विश्वपति और जन का राजन। इसके बाद अगले बिंदु में राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख होते थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगले बिंदु में बोल रहा है कि सूत, रथकार व कस्मादि नामक अधिकारी रत्नी बोले जाते थे। जो सूत काटने वाले थे, रथ चलाने वाले थे, इस प्रकार के अधिकारियों को रत्नी बोला जाता था। इनकी संख्या राजा सहित लगभग जो है 12 हुआ करती थी, 12 निर्धारित थी। अगले बिंदु की जब बात करते हैं, तो अगले बिंदु की जब बात करेंगे तो इनके जो है दिशा, ऋग्वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो यहाँ पर जो है वैदिक, जब हिस्ट्री के बारे में वैदिक जानकारी जो मिलती है तो वहाँ पर जैसे कि दिशा, तो पूर्व दिशा को उत्तर वैदिक शब्द दिया गया प्राची, और वहाँ के राजा कौन बोलते थे हम लोग, सम्राट। जो पश्चिमी दिशा को उत्तर वैदिक शब्द दिया गया प्रतीची, और यहाँ पर जो राजा होता था उसे शिवराष्ट्र बोलते थे। और उत्तर दिशा को बोला गया उदीची और वहाँ पर विराट। मध्य को राजा बोल दिया गया और दक्षिण को भोज बोला गया। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। उसके बाद पूरब क्या होता है? पूरब का मतलब होगा दुर्गपति, और स्पष्ट का मतलब जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जो पूरब होते थे वो दुर्गपति होते थे, और जो स्पष्ट होते थे ये एक तरह से गुप्तचर होते थे। वाजपति क्या होता था? वाद वाजपति जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, और उग्र जो होता था एक तरह से ये समझिए पुलिस होती थी। तो ये अधिकारियों को पकड़ने का काम करता था। बात करते हैं अगले बिंदु की। तो अगला बिंदु में बोला गया है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से क्या ऋग्वेद में उल्लेख नहीं किया गया है? क्या पूरब का मतलब कि दुर्गपति का, या जनता के गुप्तचरों का, या एक वाजपति का, या फिर न्यायाधिकारी का? तो अभी समझिएगा कि न्यायाधिकारी का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थीं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, और समिति जो आम जनता या सामान्य जनता होती थी उसका प्रतिनिधित्व करती थी।
जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके अध्यक्ष ईशान कहे जाते थे। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले बिंदु की। तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो है राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। जब भी कभी युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये जो दशराज युद्ध है ये कहाँ पर हुआ था? अजी रावी नदी के तट पर हुआ था। किसके बीच में हुआ था? राजा सुदास और 10 जनों के बीच में हो गया था। तभी इसे 10 राज्ञा युद्ध बोलते हैं, 10 राजाओं का युद्ध। अकेले लड़े थे यहाँ पर राजा सुदास, जिसमें जीता कौन था? राजा सुदास जी जीते थे। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, और ये वर्ण आप लोगों को पता है, हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय आधारित था। जब ऋग्वेद में यह व्यवसाय आधारित था, और उसके बाद इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष अर्थात ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108 बोली गई है। उपनिषद आपके 108 है, और महापुराण की संख्या जो है 18 है, और वेदांगों की संख्या 6 है। तो आपको ये बात भी ध्यान देनी है। देखिए हम लोगों ने जब अपनी पिछली वीडियो में जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी, तो वहाँ का समाज था मात्र सत्तात्मक था, मात्र प्रधान था। लेकिन जब हम लोग वैदिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे या आर्यों के समाज के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि ये पितृ प्रधान था। मतलब पिता यहाँ पर प्रधान होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, या कुल उसको बोल सकते हैं, और उसका मुखिया जो होता था वो पिता ही होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कुलप किसे कहते हैं? तो परिवार का जो मुखिया होता था उसे ही कुलप बोलते थे। अच्छा, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं, और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा इस समय नहीं होती थी। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी। उसके पश्चात स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का भी वर्णन है। और गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। अर्थात यहाँ पर हम लोग ये भी मान सकते हैं कि आर्यों में जो स्त्रियां थी वो भी पुरुषों के मुकाबले बहुत ही उनकी स्थिति अच्छी थी और उनके बराबर की थी। उसके बाद आगे बात करते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। तो अमाजू जीवन भर जो अविवाहित अर्थात सेलिबेसी को जो अपनाती हैं उन्हें अमाजू कहते थे। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय होते थे। अर्थात उपाध्याय वे होते थे जो कि वेद वेदांग पढ़ाए, एक तरह से अध्यापक, क्योंकि एक विशेष चीज पढ़ा रहे हैं तो उनको विशेष नाम दिया गया है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, या वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला होता था वास, दूसरा अधिवास, और तीसरा उष्णी। तो ये आपको 3 बातें याद रखनी है कि 3 प्रकार के मुख्य वस्त्र थे उनके, वास, अधिवास और उष्णीष। जो अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी बोलते थे वो लोग, अंदर पहने जाने वाले कपड़े को वो नीवी भी कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, जो कि ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चार्वाक ऋषि। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम। उसके बाद बात करते हैं पूर्व मीमांसा, जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं। उत्तर मीमांसा बादरायण, और वैशेषिक दर्शन के बारे में कणाद या उलूक को बोला जाता था, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सांख्य, न्याय और वैशेषिक, ये सब आपके बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद है महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहते हैं। महर्षि परमाणु
वाद का इन्होंने एक एक थ्योरी दी थी कणा जी ने, जिसे हम लोग भारतीय परमाणुवाद के नाम से इनको जानते हैं। तो इसीलिए इनका नाम भी कण, परमाणु से संबंधित है, तो कण से आप आशय लगा रहे होंगे, इसीलिए इनका नाम कणाद भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद आर्य अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्युत कीड़ा भी ये सब क्या करते थे। उसके बाद है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ठीक है, अगला बिंदु है हमारे सामने कि गाय को अघन्या बोलते थे, अर्थात जो मारने योग्य नहीं है, अर्थात उस श्रेणी में रखा गया है जो मारने योग्य नहीं है। अगर उसको आप लोग मारते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है, और सजा यहाँ तक कि काफी कठोर थी, जैसे कि मृत्युदंड और अथवा देश निकाला भी दिया जा सकता था। आर्यों का प्रिय पशु, अर्थात प्रिय पशु कौन है, घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क भी बोला जाता था। तांबे को लोहित अयस्क बोलते थे और श्याम को लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला जो व्यक्ति होता था वो पड़ी कहलाता था, उसको हम लोग पड़े कहते थे, जो बिजनेसमैन होते थे बहुत बड़े बड़े। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति जो होता था वो वेकनाट या सूदखोर उसको हम लोग बोलते थे। उसके बाद है कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले जो देवता के रूप में अग्नि की पूजा करती थी, एक मीडिएटर का काम करते थे अग्नि, जो कि ऐसा माना जाता था कि ये अग्नि जो देव हैं ये इंसान को देवों से जोड़ते हैं, कनेक्ट कराते हैं, मीडिएटर बनते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा, जो हमारे भारत की होली रिवर है, गंगा का एक बार सिर्फ वर्णन है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारियां हासिल की हैं, और अगले वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक संपूर्ण को खत्म कर लेंगे, अर्थात उसको पूरा समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।